दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद फिर ज़िंदगी लाइव में हम आप बात कर रहे हैं। अभी अभी जो देश दुनिया के हालात हम लोग देख रहे हैं वो कुछ अजीबोगरीब से हैं। ये पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर रखा है। ऐसे में हमारे भारत का पड़ोसी चीन उद्यम कर रहा है और उसके अलावा आंतरिक जो हमारा वैमनस्य है वह भी साफ उजागर हो रहा है। ईश्वर, नियति, प्रकृति न्याय पर है। नियति अब जब न्याय पर है तो केवल दुश्मन को दिखाए, केवल दुश्मन को सच सिखाए, सद सिखाए, उचित सिखाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वह हमें भी कुछ ना कुछ दिखाएगी, सिखाएगी जहाँ हमारी कमियाँ हैं। बीते दिनों 10-12 दिन में 10-12 दिन के अंदर की बात है, एक ही दिन में बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश और बिहार में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 100 से अधिक इंसानों की और अनेक पशुओं की। क्या इससे पहले हमने ऐसा प्रकोप देखा है प्रकृति का कि एक दिन में 100-125 लोग चले जाएं? एक ही जगह नहीं, समूह में नहीं, अलग अलग विभिन्न जिलों में, बड़े एरिया में एक दिन के अंदर उल्कापात से, बिजली गिरने से 106 लोग लगभग की मृत्यु होना क्या दर्शाता है? नियति का, प्रकृति का प्रकोप नहीं दिखता क्या? और है तो क्यों है? जरूर कुछ सुधार की जरूरत है। और यह जो प्रकोप देखा उससे सीख लें, समझ लें। और वहीं क्यों हुआ? बिहार यूपी में ही क्यों हुआ इतना? और जगह उतना प्रभाव नहीं दिखा। इससे पहले हम भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्र भारत प्राकृतिक प्रकोपों से बहुत बचा हुआ था। लेकिन अब बीते दिनों में हम देख रहे हैं कि सीमांत प्रदेशों में जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, लगातार समुद्री तूफान आ जा रहे हैं। और ये सब समुद्री तूफान सामान्यतः उन क्षेत्रों में आ रहे हैं, उन प्रदेशों में आ रहे हैं, या उन प्रदेशों में अधिक तबाही मचा रहे हैं जहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़कर निरीहों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया गया। और यही स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है कि हमारा राजनीतिक या नैतिक विरोध किसी आस्था विशेष के हनन के प्रति है। बिल्कुल सही है, किंतु उस आस्था के हनन के जो दोषी हैं वे शायद इतने बड़े हैं कि उन तक हाथ ना पहुंचने पर उनके जैसे दूसरे लोगों को जो निर्दोष हैं, निरीह हैं, भीड़ द्वारा पकड़कर मार डालना पीट पीट कर, यह न्याय कैसे है? कैसे न्याय कहा जा सकता है? और वह अन्याय है। इसीलिए उस अन्याय का दंड कह लीजिए, के लिए चेतावनी कह लीजिए, और समझने योग्य है। समझ लें तो ठीक, नहीं तो अगले दंड के लिए तत्पर रहें। भूकंपों की श्रृंखला
2017 में मैंने सचेतक जारी किया और कहा कि आगे भूकंप भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में सोए हुए ज्वालामुखी जागेंगे और महाविनाश का कारण बनेंगे। भारत में कम, भारत के पड़ोस में अधिक, और भारत को कुछ देकर जाएंगे खनिज संपदा के रूप में। टेक्टोनिक प्लेट्स जो भूगर्भीय हलचल में इधर उधर होती हैं, तो वे ढेर सारे खनिजीय भंडारों को भी इधर उधर करती हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस के नए नए स्रोत मिलना, हमारे यहाँ दुर्लभ धातुओं के नए भंडार मिलना, इन्हीं भूगर्भीय हलचलों का कारण है। नियति जब न्याय पर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए वह दिख रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी और हुई वो भी दिख रही हैं। नियति अब न्याय पर है तो जो चीन का उद्यम था गलवान घाटी में, वह प्राकृतिक कारणों से ही उनको पीछे हटना पड़ा। कल वो 2 किलोमीटर पीछे चले गए विवादास्पद जगह से, और विवादास्पद जगह पर राजनीति जो हो रही है वह हंसने योग्य है। चीन की सीमा, चीन और भारत की सीमा अंग्रेजों के समय से विवादास्पद रही है, किंतु उस विवादास्पद स्थिति से चीन कभी पीछे के बजाय आगे ही बढ़ता रहा। मैकमोहन लाइन और एलएसी में कई हजार वर्ग किलोमीटर का अंतर है। ऐसे ही एलएसी और जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी कई वर्ग किलोमीटर का अंतर है। तो कोई सरकार कभी नहीं मानती रही कि चीन ने कोई अतिक्रमण किया, लेकिन वो करते रहा और अभी भी फिलहाल पीछे हट गया। और पीछे हटने का उनका तरीका यह है कि 5 किलोमीटर अंदर घुसे, 2-3 किलोमीटर पीछे चले गए। तो हर बार 2-3 किलोमीटर की सीमा में अंदर घुसना जितना दूर तक संभव हो सके वो करते आए। मैकमोहन लाइन जो प्रसिद्ध भी किसी समय नाम से जानी जाती थी, और आज की एलएसी, दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। इसके पहले की भी और बहुत सारी लाइंस हैं जो भारत चीन सीमा का निर्धारण के लिए बनी, और हर उस नामित सीमा रेखा का अतिक्रमण चीन करते आया। यथार्थ तो यही है। राजनीतिज्ञ झुठलाते रहेंगे, उनका काम है। किंतु वर्तमान समय ईश्वर ने ऐसा बना कर दिया जिसमें पूरा विश्व अभी चीन के विरुद्ध है। तो यह अवसर है जब भारत को अपनी बात सशक्त तरीके से रखना चाहिए थी, और रखी है और रख रहे हैं। और हम पहली बार उनको शायद प्रबल विरोध के द्वारा 2 किलोमीटर पीछे धकेलने में सफल रहे। इसी प्रकार और भी बहुत चीज़ें हैं जो प्रकृति नियति चीन के अतिरिक्त हमको भी सिखा रही हैं। मैंने अप्रैल में सचेतक जारी कर यह कहा कि आगे बहुमंजिला इमारतें रहने के लिए असुरक्षित होने वाली हैं। भूकंपों की तीव्रता बढ़ते जाएगी। जिस दिन दिल्ली में दूसरा भूकंप आया
इस वर्ष का, उस समय मैंने ये कहा था कि यह निरंतर रहेगा और यह तीव्रता बढ़ते जाएगी भूकंपों की। और मैंने एक और सचेतक में लिखा है, ट्विटर पर लिखता हूँ सचेतक, अन्य जगह साझा करता हूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की सीमा के बाहर संभवतया सोया हुआ ज्वालामुखी जागेगा, युगों से सोया हुआ ज्वालामुखी जागेगा और बहुत कुछ प्राकृतिक संतुलन फिर से कायम हो जाएगा। उस प्राकृतिक संतुलन के लिए प्रकृति को प्रकोप करना पड़ रहा है, तो कर रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे। समझना चाहिए, यह भूकंप निरंतर रहेंगे, निरंतर भूकंप आते रहेंगे और इनकी तीव्रता बढ़ते जाएगी। और आगे मुझे स्पष्ट रूप से ज्वालामुखी के, सोए हुए ज्वालामुखी के पुनः जागृत होने के संकेत मिल रहे हैं। मुझे जो भी संकेत मिलते हैं अंतर चेतना से मिलते हैं और अंतर चेतना से प्राप्त संकेतों को मैं साझा करते रहता हूँ जनहित में। जागे तो ठीक, ना जागे तो ठीक, मेरा काम जगाने का प्रयास। अभी इतना ही। नमन।